सबसे पहली खबर आपके सामने ओआईसी की रखते हैं। ओआईसी का इजलास हुआ है जिसमें आपके और हमारे फॉर्म 47 के बने हुए जाली वज़ीर-ए-आज़म ने भी शिरकत की है। आपके सामने तस्वीर रखते हैं। तो पहला टेस्ट है आपका, इसको एक्टिविटी समझिए या टेस्ट समझिए। आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ। तो ये तस्वीर ज़रा गौर से देखिए पूरी स्क्रीन पर, और इसमें फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके प्यारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कहाँ खड़े हैं। अब ये कोई अक़वाम-ए-मुत्तहिदा का इजलास नहीं हो रहा, ये ओआईसी का इजलास हो रहा है। ओआईसी वो फोरम है जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का फोरम है, जहाँ पर बुलाया जाता है। अब पूरी दुनिया में तो चलें, अगर हम नंबर 1 नहीं है या हमारी कोई पोजीशन नहीं है, तो कम अज़ कम मुस्लिम कंट्रीज़ में एक मंजन तो शुरू दिन से हम बेचते हैं, और वो हम ये बेचते हैं कि हम अकलौती न्यूक्लियर पावर हैं। उसके बाद आबादी के एतबार से भी हम जो मुसलमानों के 2-3 बड़ी आबादियाँ हैं, उनमें से एक हैं। लेकिन हम कहीं पर भी इस जगह भी नज़र नहीं आ रहे। हमारा जो स्पार्कल छोटू हैं, वो बहुत ही पीछे कहीं मुझे काफ़ी ढूँढना पड़ा, और शुक्र है माइक्रोस्कोप नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि पता नहीं हमें माइक्रोस्कोपिक कोई ऐसी हमें कौम बना दिया गया है कि अब हर जगह पर हमें ढूँढना पड़ता है। तो ये जो इन्हतात है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे साथ जो कुछ हो रहा है और हमारी जो पोज़ीशन है, वो ज़ाहिर है होनी थी। जिस तरह की ये सो कॉल्ड लीडरशिप जो है, ये हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है, उसको पाकिस्तान के ऊपर इंस्टॉल किया है, और पाकिस्तानियों की किस्मत में इस लीडरशिप को लिखा है। उससे अब ज़ाहिर है यही हालात होने थे कि अब सऊदी अरेबिया और चंद और मुल्कों के दरमियान खड़े भी हम कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर दाद दीजिए कि आपके जो प्यारे वज़ीर-ए-आज़म हैं फॉर्म 47 के, वो वहाँ भी पूरे कॉन्फिडेंस में खड़े हैं। मतलब खड़ा उन्हें जहाँ भी किया है, आप यकीन कीजिए उन्हें बाहर दरवाजे पर दरबान के तौर पर भी खड़ा कर दिया जाता, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े होते। मुझे पता है आप सबको शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ओआईसी के फोरम पर ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे, तो आपको इसके इतने फ़ज़ाइल बताएँगे कि इसमें से उन्होंने ये समेटा और वो समेटा। बेहतर यही है कि इनको लाने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खुद ही ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पर चला जाया करें, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे। हमें तलत हुसैन साहब, जी हाँ, एक और टाउट सहाफ़ी जिनकी बड़ी मुश्किल ज़िम्मेदारी लगी हुई है आजकल कि उन्होंने हर गलत को सही करके पेश करना है। इसीलिए मैं उन्हें तलत हुसैन की बजाय गलत हुसैन कहता हूँ अक्सर, क्योंकि वो सहाफ़त तो कहीं बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, टाउटगिरी भी पीछे छोड़ चुके हैं, उससे भी बहुत आगे चले गए हैं। उन्होंने जो पिछले हफ्ते सदर ट्रंप की विक्ट्री है, उसको भी छोटी खबर दुनिया में करार दे दिया है, स्पेशली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने कहा है कि जो आर्मी चीफ और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग है, वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में ट्रंप की जीत से भी बहुत बड़ी खबर है। हालांकि आर्मी चीफ कई दफ़ा मोहम्मद बिन सलमान साहब से पहले भी मिल चुके हैं, और जो पिछली मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद आर्मी चीफ ने कराची में आकर ये बताया था, हम नहीं कह रहे, ये कामरान खान साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक पूरा वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि पाकिस्तान के अंदर 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 25 अरब कतर से, 25 अरब कुवैत से, 25 यूएई से, और 25 अरब जो है वो सऊदी अरब से। इस मीटिंग में ये भी हमें बताया गया था कि 10 अरब डॉलर तो हमने ऐसे ही ले लेने हैं, जो हमने शायद वापस भी नहीं करने। मीन इतनी पक्की यारी है हमें हमारी मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ। अब ये सब कुछ तो होना था कि औरंगज़ेब साहब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने परसों ही, जी हाँ, परसों ही इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब किया। कोई लिटरेचर फेस्टिवल की तकरीर थी या एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने खिताब किया। यहाँ ये अमर बहुत ही ज़रूरी है कि आपको याद रहे कि जो लिटरेचर फेस्टिवल है, उसको जो स्पॉन्सर किया था वो फ़ौजी सीमेंट ने किया था। जी हाँ, फ़ौजी फाउंडेशन के जो ज़ैली इदारे हैं, फ़ौज का जो ज़ैली इदारा फ़ौजी फाउंडेशन है, उसके जो ज़ैली इदारे हैं उनमें एक फ़ौजी सीमेंट भी है। तो उस फ़ौजी सीमेंट ने लिटरेचर को सपोर्ट किया था। ज़ाहिर है अच्छी बात है, लिटरेचर कच्चा होगा हमारा, उस पे सीमेंट पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़ौजी सरिया भी बनाना अगर हम शुरू करें, वो भी पड़े, को बजरी-शजरी भी डालें तो चलें कम से कम। और हम कुछ मज़बूत नहीं कर सके, जमहूरियत मज़बूत नहीं कर सके, अदालती निज़ाम मज़बूत नहीं कर सके, पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात मज़बूत नहीं कर सके, तो कम से कम हम लिटरेचर तो मज़बूत कर लें। तो मेरा ख्याल है कि तगड़े लिटरेचर के लिए उसमें फ़ौजी सीमेंट का डालना ज़रूरी था, इसीलिए स्पॉन्सर किया गया। पर वापस आते हैं उस इवेंट के ऊपर, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने तकरीर की, ये मैं नहीं कह रहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ना ही अब हमारे पास कोई डिपॉज़िट रखने को तैयार है। डिपॉज़िट होता है जो रकम हम खर्च नहीं कर सकते, उधार पे कोई सिर्फ दिखाने के लिए हमारे अकाउंट में रखता है। मीन वो सबसे बेज़रर किस्म का कर्जा होता है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अब कोई हमारे पास डिपॉज़िट रखवाने को भी तैयार नहीं है, और कर्ज़ का जो रोल ओवर होता है, कि जो कर्ज़ हमने देना है उसकी किस्तें थोड़ी बढ़ा दे, वो भी कोई करने को तैयार नहीं है। ये औरंगज़ेब साहब ने हमें अब से 2 या 3 दिन पहले लिटरेचर फेस्टिवल से तकरीर करते हुए बताया, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि मज़ीद टैक्स भी कौम को देने पड़ेंगे और कौम तैयार हो जाए। लेकिन औरंगज़ेब साहब ने हमें ये नहीं बताया कि आर्मी चीफ ने आज से सवा साल, 1.5 साल पहले हमें बताया था कि सऊदी अरब से 25 अरब डॉलर, कतर से 25 अरब डॉलर, कुवैत से 25 अरब डॉलर और यूएई से 25 अरब डॉलर जो आने थे, वो 100 अरब डॉलर कहाँ हैं? बहरहाल अब मोहम्मद बिन सलमान साहब की एक और मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ। उसके बाद फिर अब हमें टाउट बता रहे हैं कि ये मुलाकात जो है, ये सदर ट्रंप की विक्ट्री से भी बड़ी मुलाकात है। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये ज़रा सुन लीजिए गलत हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए।
और अहम तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अंदर तारीखी रिटर्न नहीं है। पाकिस्तान के जाविये से देखें तो सबसे अहम खबर और सबसे अहम तस्वीर वो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। पाकिस्तान का फौजी सरबरा सऊदी अरब को चलाने वाले एमबीएस के साथ बैठा है और उसकी तमाम कोर टीम के साथ मुलाकात कर रहा है। ये खबर पहले सऊदी अरब की तरफ से जारी की गई, उसके चंद घंटे के बाद आईएसपीआर ने इसके ऊपर अपना मरासला और अपना रिलीज जारी किया। सऊदी अरब की तरफ से पहले रिलीज होने की अहमियत को आप नजरअंदाज न कीजिए। अहमियत इसकी यह है कि जब सऊदीज किसी मेहमान को मुकम्मल तौर पर ओन करते हैं, ऑफिशियली उसको इंडोर्स करते हैं, तो वो चाहते हैं कि तमाम मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे करते हुए वो खुद इस मीटिंग की खबर को रिलीज करें। अगर मेहमान को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती और सुन लिया आपने। आपको यकीन तो अभी भी नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने ये चाख मारी है, लेकिन मार रहे हैं, अब करें क्या, रिस्क का मामला है। मेरा ख्याल है उनकी ऐसे ही चलनी है और जो बाकी रह गई है वो इसी तरह से उन्होंने गुजारनी है। बहरहाल अगली खबर की तरफ आते हैं। माजरत कि आपको मैंने शुरू में तकलीफ दी, वो तस्वीर में मैंने आपको जो हमारा साशिब पैक वज़ीर आज़म है फॉर्म 47 पे, आप ये भी तो सोचें फॉर्म 47 में फिर ऐसा ही वज़ीर आज़म आ सकता है ना। आप पैसे पूरे भरेंगे तो आप वज़ीर आज़म भी पूरा आपको मिलेगा। तो जितना काम किया है उसमें इसी तरह का वज़ीर आज़म आ सकता था। मीन ऐसा ही वज़ीर आज़म जिसको दूसरी तीसरी चौथी लाइन में खड़ा किया जा सके। अब आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से रिलेटेड है। इस्लामाबाद के चंद मोतबर सहाफ़ियों ने यह खबर दी और बताया कि साद रफ़ीक साहब ने नून लीग की सियासत को खैराबाद कह दिया है और उन्होंने कहा है कि ये मुल्क दुश्मन पार्टी है, गरीब दुश्मन, मुल्क दुश्मन नहीं गरीब दुश्मन पार्टी है, मैं इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे ये खबर मेरे सामने आई, इसके दो पहलू हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब माजरत के साथ जिस कसरत से मज़हब को इस्तेमाल करते हैं सियासत के अंदर, बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं मज़हब को, और उसके साथ साथ मुनाफ़क़त को जिस कसरत से वो इस्तेमाल करते हैं, वो और कम ही सियासतदान है। मतलब एक तरफ वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स लेते हैं और दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं। भाई उनके वज़ीर रहे हैं, अभी भी मेरा ख्याल कोई ना कोई ओहदा उनके पास ज़रूर होगा, जितवा दिए गए थे, इनको हरवा दिया गया था, फॉर्म 47 पर इनका दाव नहीं लगा था। यार मुख्तसर बात यह है कि अभी इस खबर का थोड़ा बहुत बेचारी का बन ही रहा था माहौल सोशल मीडिया के अंदर, के साथ ही खबर आई कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इनकार कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान दिया। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी के अंदर मुनाफ़क़त से निकल के कोई बेहतर काम करने की सहूलत ही मैसर नहीं होती। आपके फ़ोन के अंदर बैलेंस ख़त्म हुआ हो, जिनके पास पाकिस्तान में प्रीपेड फ़ोन है, तो वो अगर नंबर मिलाएं तो वो कहते हैं आपके फ़ोन पर मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। तो साद रफ़ीक साहब के पास भी मौजूदा सहूलत ये जो है ये मैसर नहीं है। मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से ना किसी पार्टी को छोड़ सकते हैं, ना किसी पार्टी में जा सकते हैं। उनकी किस्मत में अब पूरी ज़िंदगी यही है जो वो कर रहे हैं और वो मुझे लगता है कि यही आने वाली ज़िंदगी में वो करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये बता दूं कि जैसे ही खबर आई, हालांकि मोतबर सहाफ़ियों ने दी, फ़ौरन ही इस खबर को रिफ्यूट कर दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि रियलिटी क्या है। उन्होंने उनके अपने ट्विटर अकाउंट को तो हमने देखा है, वहाँ पर तो ना इस खबर का उन्होंने ऐलान किया है, ना ही इससे इनकार किया है। लेकिन चंद मोतबर सहाफ़ियों ने यह कहा है कि उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया है। तो इसके बाद हमें आपके सामने खबर देनी पड़ी है। लेकिन अगर आप मेरा एनालिसिस दें तो दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो वो किसी इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो लगते बड़े जमहूरी हैं, लेकिन जाहिर है उनकी भी तो सारी की सारी जो सफ़र है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बदकिस्मती के साथ रहा है। और लेकिन वो प्रिटेंड वो भी जमहूरी करते हैं। जैसे एहसन इकबाल साहब बहुत पढ़े लिखे प्रिटेंड करते हैं, ये बहुत जमहूरी होना प्रिटेंड करते हैं। लेकिन याद कीजिए वो लोहे के चने वाला काम सारा जजेस को यही कहते थे कि हम आपसे चबाई नहीं जाएंगे। उसके बाद ज़रा सा पानी डाला, चने गल गए। मुझे नहीं पता कि जजेस ने उसके अंदर मीठा सोडा डाल दिया था कि क्या, चने नजर ही नहीं आए उसके बाद कहीं भी। बहरहाल मुख्तसर बात यह कि फिलहाल डिनाइल आया है कि उन्होंने नून लीग नहीं छोड़ी और मुनाफ़क़त को वो कंटिन्यू रखेंगे। मैं देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, अमेरिका से हतमी नतीजा आ गया है। सदर ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। मेरा गैस 315 था। चंद ही दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं, गुज्जर साहब हैं अमेरिका से, एक साल पहले से मैं, मोहित पीरज़ादा साहब और हमारे वो जो तीसरे दोस्त गुज्जर साहब अक्सर वॉक पे या किसी खाने पे बैठते थे, तो एक साल से मैं दोनों दोस्तों को कहता था कि ट्रंप ही जीतेगा। ये दोनों दोस्त अपनी अपनी तावीलें देते थे। बाइडन के टाइम तक तो ये खामोश रहे, चुप करके मुझे सुन लेते थे। लेकिन जैसे ही कामला देवी हैरिस आई रेस में, तो हमारे ये जो गुज्जर साहब हैं, ये बड़े जोरों शोर से कहना शुरू है कि गिल साहब आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, कामला देवी ने बाजी उल्टा देनी है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और आप देखेंगे कि वो जब तकरीरें करेगी, जब डिबेट होगी, उसमें वो ट्रंप को मात दे देगी और वो उसके जीतने के चांसेस हैं। बहरहाल मैं एक साल से एक ही बात कह रहा था और मेरी वजह ये ऐसा नहीं कि मैं कोई नजूमी हूँ कि मेरे पास कोई हाथ की लकीरें देख के मैंने यह किस्मत का यह जायचा, जो पब्लिक को मैं देखता था, जो मारूजी हालात देखता था अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर मैं अपना तजिया करता था। बहरहाल अब उनको मैंने चंद दिन पहले उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनको मैंने ये बताया था कि मेरे ख्याल में 315 इलेक्टोरल वोट्स आएंगे। तो बिल्कुल करीब करीब मामला गया है। 312 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को जो मिले हैं। अच्छा, लेकिन मसला 312 इलेक्टोरल वोट्स के नहीं है। इस वक्त तक 52 सीट्स सेनेट की रिपब्लिकन जीत चुके हैं। 2 रेसेस जो हैं उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो लग ये रहा है कि 53 या 54 सीट्स जो हैं उस सेनेट में, 100 की सेनेट होती है, उसमें ये जीत चुके हैं, जिसका मतलब है कि उनको वहाँ भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है। उसके साथ साथ हाउस के ऊपर भी रिपब्लिकन का ही जो है वो पूरे का पूरा कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप पिछली दफा जाते जाते 3 जजेस अपॉइंट करके गए थे कम अज कम, जो प्रो रिपब्लिकन, जिनको कहा जाता है अमूमी तौर पर, तासर है उनके बारे में। तो इन हालात में सुप्रीम कोर्ट हो, हाउस हो या सेनेट हो, या जितनी बड़ी जीत उन्हें और जिस तरह का उन्हें वोट मिला, ये पूरा मैप जो आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने 4% तो कमला देवी हैरिस से ज़्यादा वोट जो है वो उन्होंने पॉपुलर वोट लिया है पूरे अमेरिका के अंदर।
और जो एक बात कही जाती थी कि रिपब्लिकन जो हैं वो ज़्यादा जीतते हैं ऐसी रियासतों में जहां पर वोट डालने के लिए आईडी, किसी भी तरह की शनाख्ती आईडी जो है या शनाख्ती कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, तो रिपब्लिकन अक्सर धांधली करके जीतते हैं या वोट डलवाते हैं। ये एक अमूमी तासर अमेरिका में दिया हुआ था। अब के जो इलेक्शन रिजल्ट है वो देखें तो जहां जहां एक दो तीन जगह छोड़ के बाकी जिधर जिधर कामला देवी हैरिस जीती हैं वहां वहां असल में आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो बिल्कुल रियलिटी उसके अपोजिट, मे बी कोइंसिडेंस है, मे बी रियलिटी है, बहरहाल अपोजिट नजर आई है। तो सिचुएशन यहां पर जो नजर आ रही है वो ये है कि ट्रंप ना सिर्फ अमेरिका के सदर बन के आए हैं बल्कि बहुत ही तगड़े सदर बन के आए हैं। मतलब सेनेट, हाउस, सुप्रीम कोर्ट और सदारत का इतना हैवी मैंडेट। तो उसके बाद जो हम आजकल बात कर रहे हैं कि जो मामला दूसरी कुछ ट्रंप के ऐसे ऐलानात हैं जिन पर शायद वो पूरी तरह से अमल ना कर सकें। बहुत ही एग्जैजुरेटेड उनके ख्याल हैं कि उन्होंने हर साल गालिबन 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना। ये हो नहीं सकेगा, ये मुमकिन नहीं होगा उनके लिए करना, क्योंकि कहा जाता है कि 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए $88 बिलियन रिक्वायर्ड होंगे फाइनेंसेस। तो अब पता नहीं ट्रंप इतने पैसे कहीं से ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें वो कर भी सकेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में वो क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर अब तय है कि वो बहुत ही एक तगड़े जो एक प्रेसिडेंट के तौर पे आएंगे। अच्छा, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनके बारे में, और हम जो तमाम लीडरशिप है उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा, हम सब के बारे में। देखिए, जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं वो बहुत ही पेचीदा हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन ने हर चीज़ को जकड़ा हुआ है और किसी कानून, किसी आइन, किसी अखलाकियात को वो नहीं मान रहे। अदालतों के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और इन हालात के अंदर रोशनी की किरण बहुत कम नजर आती है। जब ऐसे हालात होते हैं तो ऑफकोर्स जो लोग इमरान खान के साथ बहुत लगाव रखते हैं, हमारे सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हों, घर में बैठे लोग हों या दूसरे हों, वो थोड़े से बददिल होते हैं। जब आप बददिल होते हैं तो जाहिर है आप जहां आपका जोर चलता है वहीं जोर चलाते हैं, जायज़ या नाजायज़। तो जोर उनका अपनी लीडरशिप पे चलेगा और वो अपनी लीडरशिप को फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि आपको जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए आप नहीं दे रहे। आप लोग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाहर निकलवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप एहतजाज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप फाइनल कॉल नहीं देते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, तो वो क्रिटिसिज्म करते हैं। अब इस क्रिटिसिज्म को जब लीडरशिप देखती है तो कई चीज़ें उनको दुरुस्त लगती होंगी और बहुत सारी चीज़ें उन्हें गलत भी लगती होंगी। एक बात तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि हम तमाम, मैं अपने आप को कम अज़ कम ये कहता हूं कि जो कुछ हम कर सकते थे इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए, मेरी ये ज़ाती राय है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन और अपने बारे में है सबसे पहले, कि मैं या मेरे साथी वो सब कुछ उतना नहीं कर सके। मतलब अगर हम में से कोई जेल में होता और इमरान खान बाहर होते तो जो उन्होंने हमारे लिए करना था, बदकिस्मती से ना हम उनके लिए वो कर सके ना कौम कर सकी। लेकिन ये तो चलें एक साइड की बात है। इस वक्त मेरा पैगाम अपनी ज़ात समेत पार्टी की सारी लीडरशिप को है कि जब आप सोशल मीडिया के लोगों के क्रिटिसिज्म आपको बुरा लगे तो थोड़ी दरगुजर किया कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि उनका सारा क्रिटिसिज्म ठीक होता है, गलत भी होता है, फिर भी दरगुजर कीजिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर तोड़वाए, जिन्होंने अपने आप को मुसीबत में डलवाया। अच्छा, अब आपका एतराज़ होता है कि इनके तो कईयों के नाम नहीं है, इनके तो कईयों के अकाउंट ही नहीं है, इनका तो पता ही नहीं है, कुर्बानियाँ तो हमने दी हैं। देखिए, अगर हमने कुर्बानियाँ दी हैं तो हमने अपना नाम भी बनाया है, हमने चौधराहट भी की है, हमने वजारतें भी ली हैं, हमने MNA भी बने हैं, हम MPA भी बने हैं, हमने वो चीज़ भी अचीव की है। इन बेचारों ने तो खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए जदोजहद की, और अगर गुमनामी के साथ कर रहे हैं तो फिर तो और भी बड़ी बात है कि वो नाम के लिए भी नहीं कर रहे। और तो उन्हें ना कोई, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ में तो कोई रवाज ही नहीं है किसी को माली फायदा देने का या इवन कोई और इंतजामी फायदा देने का, तो वो तो है ही नहीं। नाम ही बन सकता था, वो भी इन बेचारों ने, क्योंकि उनका नाम ही कोई नहीं है तो उन्होंने नाम भी नहीं बनाया। मीन वो अपनी आइडेंटिटी से के साथ ही नहीं है। तो फिर ये जो लोग जो 24 घंटे में 18-18, 20-20 घंटे कीबोर्ड्स के ऊपर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको ऐसा इलेक्शन जितवाया जो पूरी दुनिया कहती थी आप नहीं जीत सकते। कहीं आपको कद्दू का निशान दिया हुआ था तो कहीं जूते का, तो कहीं चिमटे का, तो कहीं गाजर का, तो कहीं मूली का, उन और कहीं बैंगन का, उन इंतखाबी निशानों के साथ खंभों को जिताया। जी हाँ, बिल्कुल खंभों को जिताया। खंबे खड़े किए गए बहुत सारी जगहों पर, जिनको खुद नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनको इलेक्शन से पहले 4-5 महीने पहले तक ये नहीं पता था कि वो कभी इलेक्शन जिंदगी में लड़ेंगे। लड़े, उनका कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई बैनर्स नहीं छपवाए, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। उसकी वजह क्या हुई कि लोगों ने इमरान खान को देख के वोट दिया। इमरान खान का खंबा था तो उसको भी वोट दिया। तो मैं आखिर पर आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि बहुत सारी बातें होंगी जहां पर आप जायज़ होंगे, आपके गिले जायज़ होंगे वर्कर के साथ, वर्कर के आपके साथ जायज़ होंगे या नाजायज़ भी होंगे, लेकिन मेरी आपसे दस्त बदस्त, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सब लीडरशिप से गुजारिश है, ये वर्कर हमारा असासा है, इनके साथ इनकी जो परेशानी है उसको समझिए। ये सब इमरान खान के लिए परेशान है, इनका कोई वेस्टर्न एजेंडा नहीं है, ये कोई साजिश नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान को बाहर चाहते हैं। तो जब ये आप पे तनकीद करते हैं तो आप खंदा पेशानी से लें, बिल्कुल इनको वापस जो है वो गुस्से में, एजिटेशन में, एंगरली इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करें, धीमे तरीके से इन्हें रिस्पॉन्ड करें। इस बात को मद्देनजर रखें कि ये हमारा असासा भी है और इन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किए रखा है और कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। दूसरी तरफ जिन वर्कर्स की दिलादारी हुई है मेरे से या मेरे किसी साथी से, मैं उनसे एक दफ़ा फिर माजरत चाहता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि जो हम हैं सारे,
हम यकीनी तौर पर वैसे परफॉर्म नहीं कर सके जैसे हमें करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका रिश्ता इमरान खान के साथ है। आप हम सबको छोड़िए, जहां पर आपका रिश्ता है वो उस शख्स ने आपको कभी लेट डाउन नहीं किया और आपने कभी उसको नहीं किया। मैं या मेरा कोई साथी अगर आपको लेट डाउन करता भी है तो आप अपना दिल बुरा नहीं कीजिए, आप अपने लीडर के साथ अपना जो रिश्ता है उसको कायम रखिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।